नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास से खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव इस बुलेटिन में देते हैं। आज रविवार है, अधिकांशतः मंडियों में भाव नहीं होते। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बादरा में विपक्ष से जुड़ा हुआ विषय और वर्तमान में जो बादरा में घटनाक्रम लगातार चल रहे हैं और कानून व्यवस्था ताक पर चली गई है दोस्तों, उसको लेकर हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं। और जिस प्रकार से फसल बीमा क्लेम को लेकर भी क्षेत्र में एक नए घोटाले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है दोस्तों। 13 फरवरी को डुंगराना में बजरंग सारण के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम की चेतावनी प्रशासन को दी हुई है, उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। हम इस विषय को भी आपको बताना चाह रहे हैं कि लगातार बजरंग सारण गांव में जनसभाएं आयोजित कर 13 फरवरी को चक्का जाम में किसानों को जागरूक करके और बड़ी से बड़ी संख्या में एकत्रित होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्षेत्र में एक प्रकार से जो चैन, कभी तो चैन लूटी जा रही है महिलाओं की, कभी मंगलसूत्र लूटे जा रहे हैं, कहीं चोरी, और हर दिन आज भी एक घटना हुई दोस्तों। और बाइक की इसी प्रकार से जो घटना है, बाइक गुम होने की, चोरी होने की, वो लगातार देखी जा रही है। तो कब रुकेगा ये सिलसिला? बादरा में जो चोरियों की घटना है, विपक्ष, क्या हम कांग्रेस को यहाँ विपक्ष कहें या फिर भाजपा को ही, क्योंकि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है, तो उस लिहाज से हम बादरा में भी भाजपा को ही विपक्ष मान सकते हैं। लेकिन कामरेड बलवान पूनिया सीपीएम के यहाँ से एमएलए है, तो यहाँ कांग्रेस भी एक प्रकार से कार्यकर्ता दुखी है, कांग्रेस भी यहाँ विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही है। अब दोस्तों, सोचने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष की भूमिका आखिर निभाएगा कौन और कौन निभा रहा है? कांग्रेसी आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी निकले हुए हैं दोस्तों। इन सारे प्रकरण से कांग्रेस को कतई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो छीना झपटी, चोरी, लूट आदि की जो जितनी भी घटनाएं हो रही है, कांग्रेसी हाथ से हाथ जोड़ने में मस्त है, मशगूल है, अब गांव में निकल चुके हैं दोस्तों। और इसको लेकर ना कोई ज्ञापन है, ना कोई प्रोटेस्ट है, ना कोई धरना प्रदर्शन है। आखिर कैसे इन पार्टियों को आने वाले समय में जनता जो है वो हाथों हाथ लेगी या फिर जनता रिजल्ट देगी? दोस्तों, 2023 का इसी वर्ष चुनावी साल भी है और इस चुनावी साल में इन पार्टियों को तो और ज़्यादा सतर्कता रखनी चाहिए थी। अब भाजपा की बात करते हैं दोस्तों। कल एक भाजपा के कार्यालय में एक बैठक हुई और उस बैठक में दोस्तों मात्र 17 लोग इकट्ठे थे। विपक्ष का हाल देखिए आप, मात्र 17 लोग इकट्ठे थे। वो फोटो भी आपने देखी होगी, अखबारों में भी आई है और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही थी। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं भाजपाई विपक्ष की भूमिका में? क्या इस प्रकार से आप सत्ता पक्ष का और वर्तमान में जो हालात, घटनाक्रम चल रहे हैं, अराजकता की जैसी स्थिति चल रही है, क्या उससे पार पाने की आपकी व्यवस्था, आपकी तैयारियां जो है वो पर्याप्त है? ये सोचने वाली बात है। मैं सबसे पहले भाजपा का ही आज जिक्र कर लेते हैं। 1980 में भाजपा की राजस्थान में एंट्री हुई थी दोस्तों, 1980 में, और भाजपा ने 90 में जाकर 85 सीटें जीतकर राजस्थान में एक प्रकार से सरकार में भागीदारी निभाना प्रारंभ किया था। 1993 में भाजपा ने फिर 93 सीटें जीती थी और 1998 की बात करें तो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 150 से अधिक सीटें जीतकर 33 सीटें भाजपा ने उस समय जीती और 2003 की बात करें तो 120 सीटें भाजपा जीतकर सत्ता में आई थी और कांग्रेस को 56 सीटें यहाँ मिली थी, बसपा को 2-2 सीटें ही मिलती रही थी। लेकिन 2008 की बात करें तो भाजपा 78, कांग्रेस 96 सीटें
जीतकर, और बसपा ने 6 सीटें जीतकर यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी। और बसपा की 6 सीटें 2 बार राजस्थान में आई है दोस्तों, और दोनों ही बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, और दोनों ही बार बसपा के सारे जो विधायक है उनका विलय कांग्रेस में हुआ था। हम ये इसलिए बता रहे हैं आपको, भाजपा की स्थिति बता रहे हैं, भाजपा की एंट्री बता रहे हैं। अब बादरा में भाजपा की एंट्री बताएंगे। 2013 में भी 163 सीटें जीतकर भाजपा प्रचंड बहुमत में आई थी। कांग्रेस को मात्र 21 सीटों पर समेट दिया गया था, और बसपा की उस समय मात्र 3 सीटें आई थी। 2018 की पीछे जो चुनाव हुआ उसकी बात करें तो कांग्रेस 99 सीटें जीती थी, और कांग्रेस ने 73 सीटें भाजपा ने जीती थी, 6 बसपा ने जीती थी। यहाँ फिर बसपा का विलय हुआ और कांग्रेस की यहाँ सरकार बनी। भादरा की बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में वर्तमान में भाजपा है। सर्वप्रथम एंट्री 1993 में भादरा में दोस्तों भाजपा की हुई थी, जब लेकिन टिकट किसी को नहीं मिली थी। और उस समय 1993 में माफ कीजिएगा, लालचंद डुड्डी टिकट लेकर आए थे। ज्ञान सिंह चौधरी उस समय विधायक बने थे, कृषि राज्य मंत्री भी बने थे। 30,277 वोट लालचंद डुड्डी ने उस समय भाजपा की टिकट से लिए थे, जो कि 29.27% वोट थे। और उसके बाद में बात करें तो 1998 में भी लालचंद डुड्डी को ही टिकट मिली, 39,080 वोट आए थे। उसके बाद में 2003 में लालचंद डुड्डी का देहांत हो गया था। उनकी धर्मपत्नी विमला डुड्डी को बीजेपी की टिकट मिली थी, 33,327 वोट आए थे। उसके बाद में 2008 की बात करें तो भाजपा टिकट समझौते में चली गई थी। इन लोग के साथ भीम सिंह बेनीवाल खड़े हुए थे। 4,963 वोट भाजपा ने इस बार लिए थे। लेकिन 2013 में भाजपा के 14 चेहरे थे, उनको नकारते हुए एक कांग्रेसी संजीव बेनीवाल को बीजेपी की टिकट दी गई, और संजीव बेनीवाल ने यहाँ प्रचंड जीत दर्ज की। 65,040 वोट लिए, 35% से अधिक वोट लिए। उसके बाद में 2018 को भी संजीव बेनीवाल को ही बीजेपी की टिकट मिली, 59,051 वोट लिए दोस्तों। तो कुल मिला के बीजेपी और कांग्रेस का एक के बाद एक सिस्टम चल रहा है राजस्थान में। पिछले 20 सालों से आप रिकॉर्ड देखेंगे। लेकिन बादरा में संजीव बेनीवाल क्या वन मैन आर्मी है दोस्तों भाजपा में? क्या संजीव बेनीवाल को किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है, या फिर संगठन पर जो संगठन है जिला संगठन वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, और निष्क्रिय सदस्यों को वो हटाकर उनके स्थान पर सक्रिय सदस्य नहीं बनाए जा रहे हैं? विपक्ष की भूमिका यहाँ गौण दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके लिए आज हम ये समीक्षा कर रहे हैं। और जो 17 लोगों की बैठक कल हरि प्रकाश, मांगीलाल गोयल, अनूप सिंह शेखावत आदि ये सभी दोस्तों भाजपा कार्यालय में मौजूद थे। लेकिन ये स्थिति क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे। ये स्थिति इसलिए है कि यहाँ नगर मंडल का कोई मजबूत चेहरा दोस्तों अध्यक्ष के रूप में नहीं है, और जब जब कमजोर हुआ है नगर मंडल तो इसी प्रकार की स्थितियां हुई है। इसको लेकर सुधार करने की आवश्यकता है। भाजपा में अगर मजबूत विपक्ष की आप भूमिका निभाना चाहते हैं, और आप अपना जो चुनावी अभियान भी 2023 का चुनावी ये वर्ष है दोस्तों, तो इसमें अगर मजबूत स्थिति आप हर तरीके से दिखाना चाहते हैं तो आपको अपना सिस्टम मजबूत करना होगा। अब मैं आपको नगर मंडल अध्यक्षों के बारे में भी बताऊंगा। बादरा में जब से बीजेपी की एंट्री हुई है, सबसे पहले धर्मचंद वर्मा नेगी जो है वो भाजपा के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में सत्यनारायण सैनी है, शिवगान सैनी है, हाथी नाटा है, ये अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन सबसे कामयाब अध्यक्ष का पद और कार्यकाल जो है वो राजेंद्र चचाण के समय 2003 में करीब आया दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय अशोक सैनी और लालचंद डुड्डी गुट में जो है सहमत का खेल चल रहा था, और अध्यक्ष पद को लेकर रस्साकसी थी। उस समय अशोक सैनी और लालचंद डुड्डी को लेकर जो कृष्णा जो धर्मशाला है दोस्तों, श्री कृष्ण धर्मशाला
रेलवे स्टेशन के पास, उसमें एक बड़ी बैठक हुई थी। पर्यवेक्षक आए थे उस समय श्रीगंगानगर से, लेकिन उन पर्यवेक्षकों के सामने लड़ाई झगड़े के सिवा इस मीटिंग में कुछ नहीं हुआ। बाद में जाकर सहमति बनी एक ऐसे नाम पर जो नाम कॉमन था, जो बीजेपी का सिपाही था, वो किसी गुट का हिस्सा जरूर था लेकिन वो बीजेपी का सिपाही था। अशोक सैनी के नज़दीकी माने जाते थे राजेंद्र चचाण, लेकिन लालचंद डूडी खेमे में भी जो है राजेंद्र चचाण की कदर थी, क्योंकि वो भाजपा की सपोर्ट करते थे। अतः उनके नाम पर सहमति बनी, अशोक सैनी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया और लगातार एक पूरी योजना वो अध्यक्ष रहे और बहुत कामयाब शानदार अध्यक्ष वो रहे। उसके बाद में 2003 में दयानंद खोखेवाला को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन दयानंद खोखेवाला यहाँ अपनी पूरी कार्यकारिणी नहीं बना सके और निष्क्रिय अध्यक्ष साबित हुए। उनको बीच में ही 2004 में ही फिर हटाना पड़ा था और उनके स्थान पर अशोक सैनी को फिर अध्यक्ष बनाया गया। और अशोक सैनी का बहुत शानदार कार्यकाल था, टीम युवाओं की उनके पास बहुत शानदार थी और 2004 से 2006 तक पूरी योजना वो अशोक सैनी जो है वो अध्यक्ष रहे। लेकिन उनकी कामयाबी को देखते हुए, उनकी सक्रियता को देखते हुए उनको रिपीट किया गया अगली योजना में। 2006 में फिर वो अध्यक्ष बनाए गए और 2009 तक रहे, अर्थात 2004 से 2009 तक लगभग 6 साल तक अशोक सैनी अध्यक्ष बने रहे, जो भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के अध्यक्ष के रूप में वो सबसे शानदार सफल कार्यकाल के रूप में अध्यक्ष वो रहे। उसके बाद में 2010 में दयानंद खोखेवाला को एक बार फिर अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इस बार फिर वही निष्क्रियता, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं के बगैर दोस्तों ये पद जो है ये पद किसी काम के नहीं होते और निष्क्रियता के चलते पार्टियां, संगठन जो है वो उनको फिर हटा भी देते हैं। तो दयानंद खोखेवाला को एक बार फिर 2010 में बनाकर 2011 में ही हटाया गया और उनके स्थान पर बनाया गया अनूप सिंह शेखावत को। यहाँ 2011 से अनूप सिंह शेखावत 2015 तक नॉन स्टॉप अध्यक्ष रहे। हालांकि 3 वर्ष का कार्यकाल अध्यक्ष का होता है, लेकिन अनूप सिंह शेखावत अब तक के भादरा के सबसे सफलतम अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो भी एक कॉमन मैन है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही की तरह वो राजेंद्र चचाण की तरह भूमिका में है और वो भाजपा के हैं, वो किसी के नहीं है दोस्तों। वो किसी गुट का हिस्सा नहीं बन पाए और ना ही वो किसी गुट में बिलीव रखते हैं। लेकिन ये जो कार्यकाल था वो बहुत शानदार कार्यकाल था और इसी दौरान वसुंधरा राजे भी प्रचंड बहुमत के साथ 163 सीट लेकर राजस्थान में सरकार बनाई थी और उस समय 14 चेहरे थे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांगने वाले भी। अध्यक्ष की अच्छी खासी भूमिका होती है, स्वयं मुख्यमंत्री का जो कैडर होता है, दावेदार होता है, वो इन अध्यक्षों से मिलता है और विधानसभा की स्थितियों का आंकलन भी करता है। ऐसा पार्टियों में अमूमन देखा जाता है। तो ऐसे में यहाँ से भी रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन 14 के 14 नाम पर यहाँ अनूप सिंह ने क्रॉस का निशान लगा दिया कि इनमें जीतने वाला चेहरा एक अगर कहे तो वो कोई नहीं है। अगर 3-4 मिलकर ये चेहरे एक होकर संकल्प लेकर अगर चुनाव लड़ने की कोशिश करे तो ज़रूर उनमें कुछ बात बन सकती है। तो उसके बाद में दोस्तों आपने देखा भी होगा, संजीव बेनीवाल को यह टिकट मिली थी और संजीव बेनीवाल यहाँ से विधायक भी बने थे। और जब जीतने लायक चेहरे के बारे में अनूप सिंह से पूछा गया था पार्टी कार्यालय में, तो अनूप सिंह ने भी संजीव बेनीवाल का ही नाम लिया था कि भादरा में जीतने वाला चेहरा सिर्फ इस बार संजीव बेनीवाल है। और इत्तेफाक से संजीव बेनीवाल को टिकट भी मिली थी। तो बहुत शानदार कार्यकाल, कहने का मतलब अनूप सिंह शेखावत का रहा। उसके बाद की बात करें तो 2015 में एक बार फिर दयानंद खोखेवाला को बनाया गया। इस बार दयानंद खोखेवाला पार्टियों की, अन्य नेताओं की, अन्य नगर मंडल अध्यक्षों की कार्यकाल को भी देख चुके थे। उनको 2 बार आजमाया जा चुका था, वो फ्लॉप सिद्ध हुए थे। तो 2015 में फिर यहाँ दयानंद खोखेवाला को बनाया गया, लेकिन इस बार दयानंद खोखेवाला ने पूरी योजना अध्यक्ष रहे और कुल मिला के कार्यकारिणी भी गठित की, लेकिन बहुत सफल अध्यक्ष उनको अभी भी नहीं कहा गया।
लेकिन एक काम चलाऊ अध्यक्ष की भूमिका में वो 2015 से 18 तक बने रहे। उसके बाद में 2019 में करीब बनाया गया शैलेंद्र खन्ना को, 1 साल का गैप भी रहा। शैलेंद्र खन्ना भी पूरी योजना रहे 2022 तक रहे, निष्क्रिय अध्यक्ष के रूप में रहे दोस्तों। इनका कहीं कोई सक्रियता से ज़्यादा सारोकार नहीं रहा और ये भी पूरी तरह निष्क्रिय रहे। और उसके बाद में अब अगर बात करें तो पद खाली है। एक संयोजक के तौर पर हरिप्रकाश शर्मा इस पद को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई कार्यकारिणी नहीं है। और जो कल मीटिंग हुई थी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उसकी, 17 व्यक्ति उस मीटिंग में थे। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपको भी विश्वास होगा कि ये पार्टियों की नेगलेंसी है और ये बहुत बड़ा लोचा है एक प्रकार से, और कमजोरी है, वीकनेस है इन पार्टियों की। नगर मंडल अध्यक्ष की कार्यकारिणी में करीब 60 सदस्य होते हैं दोस्तों शहर में। अगर किसी मीटिंग में उन 60 में से अगर 20-30 सदस्य भी आए तब भी सक्रियता मानी जाएगी, लेकिन कम से कम पदाधिकारी तो मीटिंगों में आए। उसके बाद में बात करें, बूथ कमेटियां भी बनाई जाती है, बूथ कमेटी के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। हर बूथ पर 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है। कितने बूथ है बादरा में, उन सभी में 15-15 की कमेटियां हैं। आखिर इन मीटिंगों में कोई नहीं आता है, तो फिर इन कमेटी बूथों का अध्यक्षों का 15-15 की कमेटी बनाई गई है और जो कार्यकारिणी बनाई जाती है उनका क्या औचित्य है। उसके बाद में बात करें तो युवा मोर्चा अध्यक्ष, वो भी करीब 40 लोगों की एक कार्यकारिणी होती है। कम से कम वो 40 युवा तो इन बैठकों में आए, लेकिन यहाँ नदारद रहते हैं स्वयं अध्यक्ष भी। अब बात करें दोस्तों पन्ना प्रमुख, आजकल एक नया सिस्टम चला है बीजेपी में पन्ना प्रमुख का। तो ये पन्ना प्रमुख लगभग 100 के करीब जो वोटर होते हैं उनका करीब एक गली में, एक गली का अध्यक्ष आप मान सकते हैं इसको पन्ना प्रमुख। तो कस्बे में कितने होंगे ऐसे पन्ना प्रमुख, तो ये पन्ना प्रमुख ही 100 से अधिक हो जाते हैं। ये भी अगर मीटिंग में आए तब भी मीटिंग आपको सफल रहने की पूरी संभावनाएं रहती है, लेकिन कोई नहीं आता, नदारद है, निष्क्रिय है। अब बात करें महिला मोर्चा, तो उसकी भी एक कार्यकारिणी होती है, 30-40 महिलाएं उस कार्यकारिणी में होती है, लेकिन महिला नाम की कोई कार्यकर्ता उस मीटिंग में नहीं थी। अब बात करें एससी मोर्चा की, तो एससी मोर्चा का भी अध्यक्ष होता है 20-30 लोगों की, उसकी भी कार्यकारिणी होती है, लेकिन कोई नहीं था। अब बात करें ओबीसी प्रकोष्ठ की, तो ओबीसी प्रकोष्ठ का भी अध्यक्ष होता है, उसकी भी 20-30 की कार्यकारिणी होती है। और इसके अलावा बात करें अल्पसंख्यक मोर्चा का भी अध्यक्ष होता है, उसकी भी कार्यकारिणी होती है। चिकित्सा प्रकोष्ठ होते हैं, व्यापार प्रकोष्ठ होते हैं, उद्योग प्रकोष्ठ होते हैं, इंजीनियर प्रकोष्ठ होते हैं, आदि आदि अनेक प्रकार के ऐसे प्रकोष्ठ अध्यक्ष और टीमें बनाकर छोड़ दी गई, लेकिन सक्रियता के नाम पर इन पार्टियों के पास कुछ नहीं है। यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इनके पास 17 मात्र मीटिंग में लोग पहुँचते हैं। बेशक संजीव बेनीवाल वर्तमान में अपने पुत्र की शादी के कार्य में व्यस्त है, वरना संजीव बेनीवाल वन मैन आर्मी है दोस्तों, वो अपनी मीटिंगों को कभी फ्लॉप नहीं होने देते हैं। उनके नेतृत्व में मीटिंग होने की बात थी, लेकिन उनकी सक्रियता के चलते ये मीटिंग इन कार्यकर्ताओं ने आयोजित की। और कार्यकर्ता और जो अध्यक्ष है वो किस कदर निष्क्रिय है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। इतने प्रकोष्ठ और सारा सिस्टम मिलके संपूर्ण कार्यकारिणियों को मिलकर एक बैठक आनन फानन में ही अगर बुला ली गई और सभी अध्यक्षों को सूचना कर दी गई, तो 500 से 600 आदमी कार्यकर्ता तो दोस्तों उन मीटिंगों में बनते हैं, लेकिन यहाँ 20 तक की भी संख्या नहीं पहुँच पाती, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कैसे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे दोस्तों, कैसे ऐसे अराजकता वाले माहौल में जनता को ये फायदा पहुँचाएंगे, जनता को ये राहत देंगे, बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और अगर बात करें क्या विपक्ष की भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगे इस प्रकार, ये बड़ी बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है। कस्बे की पीड़ित जनता को कैसे ये संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे, ये सवाल तो उठने लाजमी है दोस्तों। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, माकपा हो, विपक्ष का आखिर क्या औचित्य है दोस्तों।
क्या विपक्ष को सत्तासीन लोगों को जगाने का अधिकार नहीं है, जगाने का उनका धर्म नहीं है, उनका काम नहीं है? क्या जनता की पीड़ा को उजागर करना, उठाना, उनकी आवाज बुलंद करना, अधिकारियों तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, क्या उनका काम नहीं है? क्या इस नकारापन का कारण आखिर क्या है? क्या कारण खोजने का प्रयास करेंगे जो नेता है संजीव बेनीवाल? दोस्तों ये बड़े सवाल है, संजीव बेनीवाल को इसको ऊपर लेकर सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो मात्र और मात्र नगर मंडल अध्यक्ष अगर कोई पार्टी का सक्रिय है, पूर्ण रूप से शानदार उसका कार्यकाल है और ऊर्जावान चेहरा है और उसकी कार्यकारिणी बढ़िया तरीके से बनी है, तो कोई किसी पार्टी की मीटिंग फ्लॉप हो ऐसा सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। क्योंकि वो और भी प्रेरित करके कार्यकर्ताओं को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, उपयोगी लोगों को मीटिंग के लिए बुला ही लेते हैं। क्या इस सक्रियता के बुत्ते पर 2023 का चुनाव फाइट कर पाएंगे? ये भी एक सवाल बनता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें सोचनी है, पार्टियों को सोचनी है, मुख्य रूप से जो विपक्ष है बीजेपी उसको सोचनी है। क्या किला फतेह कर पाएंगे? दोस्तों ये सवाल है, संजीव बेनीवाल के जहन में भी ये सवाल होने चाहिए। और जो कल 17 लोगों की एक मीटिंग हुई नगर मंडल की दोस्तों, वो मीटिंग क्या इस प्रकार की मीटिंग होनी चाहिए? क्या उसकी आप फिर भी प्रेस विज्ञप्तियां भी देंगे? उसकी फोटो आप सोशल मीडिया पर वायरल भी करेंगे? इससे क्या आपका कहीं नुकसान नहीं होगा? क्या आपकी सक्रियता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, सवाल नहीं उठेगा? क्या आप विपक्ष की भूमिका में किस प्रकार जनता के साथ न्याय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर चर्चाएं नहीं होगी? बहुत बड़ी और सोचने वाली बात है दोस्तों। और दोस्तों हमारा तो फर्ज था विपक्ष को एक प्रकार से जगाना, और चाहे वो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, कोई और पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन विचार भाजपा को करना है। क्या इसी डर्रे पर चलना है? क्या संजीव बेनीवाल वन मैन आर्मी है? क्या उनको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है संगठन की, इन पदों की? फिर नगर मंडल, बूथ कमेटी, युवा मोर्चा, पन्ना प्रमुख, महिला मोर्चा, एसी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, व्यापार मोर्चा, उद्योग प्रकोष्ठ, क्या मतलब है इन चीजों का? जब कार्यकर्ता जुटते नहीं, इनकी कार्यकारिणियां बनती नहीं, तो फिर इन अध्यक्षों को बनाने का औचित्य क्या है दोस्तों? क्या भाजपा इसी सक्रियता के बुत्ते पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है? क्या ये भाजपा का इसी जो ओरिजिनल ऊपर जो सिस्टम चल रहा है उसको फॉलो इसी प्रकार से किया जा रहा है? ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। आने वाले समय में इन पार्टियों को भी ध्यान रखनी है, और रखेंगे तभी जाकर विपक्ष की भूमिका के साथ आप न्याय कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। 29 जनवरी को आज क्या खास विशेष दिवस है दोस्तों? बॉबी देओल का फिल्मी अभिनेता है, उनका आज ही के दिन 1967 को जन्म हुआ था। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि खेल जगत में एक बड़ा नाम है दोस्तों, मेडल जिस समय वो जीत कर लाए थे उस समय मेडल का अकाल हुआ करता था। 1970 को उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें मौसम के मिजाज की, तो मौसम का मिजाज लगभग राजस्थान में 15 से 20 जिलों में येलो और दोस्तों ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है 20 जिलों में बरसात को लेकर। और आज हमारे भी यहाँ बरसात का अलर्ट है। और दोस्तों उन जिलों में जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ आदि अनेकों ऐसे जिले हैं, डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर, इन सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है, कहीं येलो और कहीं ऑरेंज। लेकिन अब बात करें दोस्तों भादरा आसपास इलाके में, तो आज 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। 25 से 36 किलोमीटर की आवाज़ जो हवा चल रही थी वो भी आपने देखी होगी। बादलों से आकाश पूरा ढका हुआ था, वो भी आपने देखा होगा। हल्की आसपास बूंदाबांदी की भी खबरें थी, लेकिन दिन में कहीं भी अच्छी खासी बरसात की सूचना हमें नहीं मिली। हालांकि 3 से 4 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा है, और रात्रि को भी 6 से अधिक mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा आज भी दी गई है। तो रात्रि को बरसात होगी, 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर बना रहेगा। 18 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी रात्रि को भी चलेगी। कल 30 जनवरी को भी कैसा है मौसम का मिजाज, बरसात होगी या नहीं? 13 से 17 डिग्री टेम्परेचर दिन में
18 से 20 दोपहर को, 16 से 18 देर शाम को और 7 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। तो दोस्तों हवाएं कल भी चलेगी। ये हवा अगर कम हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ जो है वो यहाँ सार्थक सिद्ध होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। अच्छी बरसात होगी, लेकिन इन हवाओं की वजह से बादल जो है वो जमकर नहीं बरस पाते हैं और 80 से 90% बादल आसमान में ज़रूर छाए रहेंगे। और बरसात की भी चेतावनी है कल के लिए भी, दिन में और रात्रि को भी। तो कहीं बूंदाबांदी, कहीं मध्यम दर्जे की बरसात जो है वो 30 तारीख को भी होगी और आज रात्रि को भी चेतावनी है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।